आज के परिवर्तन का बेटा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 से 7 नंबर तक का 4 नंबर से 7 नंबर तक का क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, जो कि आंकिक प्रश्न के रूप का होता है। सिंपल सवाल होता है, आसान होता है और इसका किरण आरेख बनाने का आ जाएगा तो पूरा 7 नंबर का होगा। 4 नंबर न्यूमेरिकल के, 1 नंबर स्थिति पोजीशन के और 2 नंबर जो है किरण आरेख पे होते हैं। तो कुल मिला के 7 नंबर सवाल होता है। ध्यान से देखें तो ज़्यादा टफ नहीं है। एक आध दिन प्रैक्टिस करेंगे और इससे 10-15 दिन बाद प्रैक्टिस कर लें और फिर आखिरी टाइम में प्रैक्टिस कर लें तो आपके 7 नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, बिम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। बिम हमेशा सीधा रखा जाता है, धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिम प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा था। प्रायः बोल रहे हैं आमतौर पे, क्योंकि आगे जब हाइयर लेवल पे जाएंगे आप तो ध्यान रखना, प्रतिबिंब बिम को वस्तु को उल्टा भी रख सकते हैं और उल्टी साइड भी रख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हो या सीधा होता है तो बिम की ऊंचाई धनात्मक रहती है। आभासी मतलब सीधा, आभासी लिखा हो या सीधा लिखा हो तो पॉजिटिव लेंगे, ये मैं बता ही चुका हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, उनको नेगेटिव लिख चुका, सब बता चुका था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बताया था। ऋणात्मक चिन्ह आवर्धन अगर m की वैल्यू माइनस आ रही है तो साफ साफ है कि वो उल्टा प्रतिबिंब है। वो उल्टा क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? मान में अगर आपने तो प्रतिबिंब आभासी है, ये मैं समझ जा चुका था। अब मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ, अगले वाले से न्यूमेरिकल पे उदाहरण भी करना पड़ेंगे, इसके सवाल भी करने पड़ेंगे। किसी ऑटोमोबाइल पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है। आर का मान प्लस का लिया है, ध्यान से देखें क्यों लिया है, क्योंकि उत्तल की वजह से फोकस दूरी क्या होती है? प्लस की होती है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? प्लस की होती है। काय के लिए? उत्तल की वजह से। काय की वजह से? उत्तल दर्पण, दर्पणों और ये लेंस दोनों में ही एफ की वैल्यू आर की वैल्यू प्लस होगी। दूसरा पॉइंट, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, बेटा एनसीईआरटी किताब खोल लें, बगैर एनसीईआरटी किताब खोले सवाल नहीं करें, मज़ा नहीं आएगा। दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यू वस्तु की दूरी होती है, वस्तु स्थिति, बस जो है बस वस्तु है, बिम है। बिम की दूरी वस्तु की दूरी 5 मीटर है। यू बराबर माइनस लिया, यू हमेशा ही माइनस कर लेंगे आपके सवालों में, क्या है कि 10th क्लास में। लेकिन मैंने कहा हाइयर लेवल पे ही प्लस भी हो सकता है क्योंकि वस्तु राइट हैंड साइड पे रखी जाती है, वो बात की बात है। पृथ्वी दूरी सीधी बात है, यहाँ से जब देख लें तो यू वी पता है और इससे एफ पता चल जाएगा। एफ यू और वी ज्ञात करना है, पहले वी ज्ञात करेंगे। पृथ्वी की ऊंचाई पूछ रहा है एच डैश, क्या है? एच डैश की जगह में एच आई कहूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे डैश में कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को। सामान्य बच्चे होते हैं इनमें, आपके 10th में क्लास में साइंस साइड और आर्ट साइड सभी रंग के बच्चे हैं। साइंस साइड की जो लेवल के बच्चे होते हैं वो तो क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ी समस्या आती है नॉर्मल बच्चों को, तो इसलिए मैं उनके लिए एच आई ज़्यादा रिप्रेजेंट करता हूँ। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच डैश की जगह, डैश से वो भूल जाते हैं डैश क्या था। मैं कहूँगा एच आई निकालना है, क्या है? एफ का फार्मूला होता है r/2, बता चुका हूँ। प्लस की वैल्यू है 3/2, 3 का आधा 1.5 कर लिया। और मैं जब कैलकुलेशन कहता हूँ तो मैं कहता हूँ आपको ये लिखना ही चाहिए, 0.0 की भी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, 3/2 ही लिखो, कैलकुलेशन आसान होती है। पॉइंट में कैलकुलेशन मत निकालो, जब तक निकालना चाहिए जब तक के आंसर के लास्ट में नहीं पहुँच जाएँ। आंसर लॉस में ना हो तो 1.5 मीटर मेरे हिसाब से कटिंग मत करो, कैलकुलेशन आपकी ईजी चलेगी। तो मैं कैलकुलेशन करूँगा यहाँ पर f बराबर r/2, 3/2 प्लस का, f बराबर r/2 बराबर 3/2 मीटर, 3/2 ही लिखूँगा। अब फार्मूला लिखा मैंने 1/v प्लस 1/u बराबर f, 1/f। 1/v की वैल्यू फाइन में लगाइए, जो कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाएगी। मैं लगाऊंगा 1/v, फाइन करना है मुझे 1/f, 1/u जो है प्लस का है, देखें ध्यान से। 1/v मुझे ज्ञात करना है। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू माइनस का 5 है, तो -1/5 लिखूँगा। फाइन 0 को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 1/f को लिखूँगा 1/3/2। फिर मैं सॉल्व करूँगा 1/v बराबर 3/2 पलट जाएगा, बटे रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम हो जाता है, इंग्लिश में जानते हैं आप। और -1/5 उधर जाके 1/5 प्लस का हो जाता है। मैं एक ही फार्मूले के एक ही पैटर्न पे सवाल करने की सलाह देता हूँ सब बच्चों को। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ से फार्मूला मत बनाओ, सीधा सीधा इसमें जो वैल्यू पता हो वो रखो और उस वैल्यू को उठा कर लाओ, ना कि फार्मूले में वैल्यू उठाओ। फार्मूले जब वैल्यू उठाते हो तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, आपका फार्मूला कुछ का कुछ याद आता है एग्ज़ाम में, और आप बराबर एक ही फार्मूला लिखोगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये फार्मूला सवाल करते करते ही आपके दिमाग में छप जाएगा।
लेकिन अगर इस फार्मूले को आप इधर उधर लाकर सॉल्व करते हो 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u हो जाएगा, सही है। लेकिन इससे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको फार्मूले में गड़बड़ हो जाती है चिन्हों की एग्ज़ाम में। तो मैं क्या सलाह देता हूँ कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ही आप नोट करें हर बार। इनमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू को उठा के इधर लाएँ, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ना कि आप फार्मूले को उठाएँ। इसका एलसीएम है, एलसीएम में शॉर्टकट बताया है मैंने कि गुणा कर लिया करें, 5 की 3 से गुणा कर लें और 5 की 2 से गुणा कर लें, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। बाकी एलसीएम जिनको आता है लेकर सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना, वो एलसीएम से ही सॉल्व करें। ये उनके लिए हैं जिनको एलसीएम लेने में समस्या आती है। 10 और 3 13 बटे 5 3 15, एलसीएम बताइए 2 3 5 का एलसीएम आएगा 1/v बराबर, तो v जब व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो 15/13 हो जाएगा। 15/13 आ गया, 15/13 यही है, और वैल्यू डिवाइड करके 13 से 15 को डिवाइड करोगे तो प्लस का 1.15 लगभग आ जाएगा, 1.15 मीटर। आपको वैल्यू ये रखनी है v में। v ज्ञात हो गया, सॉल्व करेंगे। अब आपको निकालना है m बराबर होता है hi, मैं h डैश नहीं कर रहा हूँ, hi कर रहा हूँ और ho कर रहा हूँ। hi/ho बराबर -v/u, क्योंकि मुझे स्थिति आ गई, स्थिति होती v। प्रकृति और साइज़ के लिए m ज्ञात करना पड़ता है। प्रकृति कैसी है, उल्टा है, सीधा है, कैसा बड़ा है, छोटा है, और साइज़ के लिए m पता करना पड़ता है। तो m की वैल्यू निकालने m बराबर लगेगा -v/u, क्योंकि मुझे hi और ho पता नहीं है। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू बटे में ही लगाऊंगा, 15/13 थी, 15/13 और प्लस की थी, और u की वैल्यू है गुणा में -5, -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 3/13 आ गया। अगर ऊपर का नंबर नीचे से छोटा होता है तो ये 1 से छोटा हो गया, और 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। कैलकुलेशन करने ऊपर का नंबर छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, ऊपर का नंबर नीचे से बड़ा तो बड़ा, और बराबर तो बराबर। और ये क्योंकि चिन्ह प्लस का आ रहा है, प्लस का चिन्ह शो करा रहा है कि प्रतिबिंब क्या सीधा होगा, और सीधा हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। सीधा हमेशा आभासी होता है और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। तो हमें आभासी पता चल गया, सीधा पता चल गया और छोटा पता चल गया, ठीक है। ये हो गई, इसे कहते हैं प्रकृति और साइज। मतलब ये कितना गुना हो गया, कितना गुना होगा, 3/13 गुना होगा, या 0.23 इसको डिवाइड करोगे तो 0.23 आएगा, तो कितना गुना होगा। उदाहरण 2 भी देख लें। उदाहरण 2 में देखता हूँ कुछ अलग होता है, सवाल कराते हैं। 4 सेंटीमीटर साइज। अब साइज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर HO दिया हुआ है, HO कितना दिया हुआ है, प्लस का 4 दिया हुआ है। फाइंड 0 को भूल जाएं। U की वैल्यू माइनस की होती है। 15 सेंटीमीटर 100 का दूरी का अवतल दर्पण जब अवतल है तो S कितना होगा, -15 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर दूरी रखा है बिम्ब। बिम्ब की दूरी क्या होती है, U होती है। U का के लेते हैं, माइनस के लेते हैं। इससे माइनस क्यों लिया, अवतल की वजह से। काय की वजह से लिया, अवतल की वजह। U के बराबर -25 सेंटीमीटर हो गया। अब F पता है, U पता है, तो सीधी बात है पहले V निकालेंगे और बाद में HI भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HI। तो V बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर निकालने, बेटा किताब अपने पास रखें। V निकालने के लिए फार्मूला फिर वही लगाया इन्होंने, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। वैल्यू लगाती हैं जो मैंने कहा। इन्होंने देखो, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने फार्मूले को इधर उधर ले गए। आप ये काम नहीं करना, इस काम से बचना। वैल्यू रखकर वैल्यू को इधर उधर लेके जाना, क्योंकि जब फार्मूला इधर लेके जाते हो तो फार्मूले में ये माइनस जो गड़बड़ आपको करता है ये भूल जाते हो आप। रट्टा बार बार याद करने में इस स्थिति में गलती हो जाती है, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस याद आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ वैल्यू रख के वैल्यू को इधर उधर लेके जाए बशर्ते फार्मूले से। इससे गलती से बचने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, चांसेस कम होते हैं, गलती से बचा जाता है। हमने फार्मूला लिखा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। एस की वैल्यू लगा दी कितनी, -15, माइनस के 1/15। V की वैल्यू ज्ञात करनी है। U की वैल्यू -25 है तो माइनस का 1/25 हो गया। ध्यान रखिएगा ये चिन्ह प्लस का है तो U की वैल्यू जैसी है वैसी की वैसे रहेगी। प्लस है तो प्लस रहेगी, माइनस है तो माइनस रहेगी। और अगर इस चिन्ह माइनस का होता तो U की वैल्यू चिन्ह बदल जाता। फिर मैं बता चुका हूँ जोड़ घटाओ गुणा भाग में कि माइनस प्लस का मतलब, जो आप माइनस प्लस करते हैं, माइनस प्लस का मतलब सिर्फ और सिर्फ, प्लस का मतलब होता है सेम टू सेम, माइनस का मतलब होता है ज़्यादा व्याख्याओं में परिवर्तन, उल्टा हो जाना। इससे कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होगी। अब 1/V यहीं छोड़ें, -1/15 और -1/25 प्लस आगे रखा 1/25 हो जाओ। एलसीएम लेकर करना चाहें तो 25 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का शॉर्टकट ट्रिक होती है, बड़े नंबर जो होते हैं 25
उनका पहाड़ा ही एलसीएम होगा। 25 कम 25, 15 का टेबल जा रहा नहीं, 25 दूनी 50, 15 का टेबल जा रहा नहीं, 25 चौक 100, 25 से 75, हाँ 25 से 75 जा रहा है। क्या जा रहा है? मैंने कहा जो सबसे बड़ा नंबर है उनका पहाड़ा ही एलसीएम होता है शॉर्टकट में। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा 25 का पहाड़ा 25 कम 25, 25 दूनी 50 बड़ा नंबर, ये एलसीएम का तरीका बता रहा हूँ। 25 से 75, 25 चौक 100, तो 75 15 के पहाड़ में आ रहा है, 15 पंजे 72, तो एलसीएम क्या हो गया? 75 हो गया। 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 25 से 75, 3 एकम 3 बराबर 1/20। एक सवाल मैंने गुणा से करा दिया और एक सवाल मैंने आपका एलसीएम लगा दिया। ये भी ऐसे नहीं करवाता हूँ। -5 + 3 क्या होते हैं? मैं सिंपल कराता हूँ। 5 रुपये उधार है और 3 रुपये नगद हैं। 5 रुपये उधार और 3 रुपये नगद, तो सीधी बात है 2 रुपये उधार बचेंगे। 75 बराबर 1/20। वी को पलट तो वी बराबर क्या होगा? 75 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाए व्यतिक्रम और ऋणात्मक चिन्ह ऐसे रहता है। 75 का आधा करके क्यों माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 75 का आधा कितना होगा? 37.5 सेंटीमीटर होगा। 37.5 होगा आधा, तो 37.5 सेंटीमीटर वी की वैल्यू आ गई। ज़रा देखें आप ध्यान से, आपको दिख रही होगी वी की वैल्यू 37.5 सेंटीमीटर आई और क्या गया? माइनस की आई। माइनस की वैल्यू क्या दिखा रही है? पृथ्वी में पीछे बन रहा है माइनस। वी माइनस का मतलब पृथ्वी में पीछे बन रहा है, वी प्लस है तो पृथ्वी में क्या बनेगा? आगे बनेगा। तो साफ साफ कह रहा है पीछे बनेगा माइनस का। अब हम निकालेंगे m बराबर -v/u बराबर होता है HI/HO। -v/u माइनस वी की वैल्यू कितनी आई बेटा? वी की वैल्यू बटे वाली लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 75/2 लगाओ, 75/2 टाई की वैल्यू चाहिए। वी की वैल्यू माइनस की थी और माइनस बाहर, तो माइनस क्या होगा? चाहे माइनस को प्लस कर देगा, साइन चेंज कर देगा। यू की वैल्यू कितनी बेटा? यू की वैल्यू माइनस की 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? बराबर HI ज्ञात करना है और HO कितना है? 4 है। 25 दिया, लेकिन ये माइनस का ध्यान रखना। 25 दिया 75, 4 गुणा हो जाएगा। HI बराबर क्या होगा? 3/2 माइनस का और गुणा में कितना आ गया? 4 आ गया। 2 दूनी 4, 2 तिया माइनस का 6 सेंटीमीटर। HI कितना आ गया? माइनस का आया, ध्यान रखना माइनस का आया। पृथ्वी माइनस का मतलब उल्टा बन रहा है। और वैसे मैंने कहा था इधर को बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। लेफ्ट साइड पे जब पृथ्वी बनता है तो वास्तविक बनता है, वास्तविक पृथ्वी क्या होता है? उल्टा होता है। तो खुद ही यहाँ पर आ गया कि पृथ्वी कैसा होगा? उल्टा, वास्तविक और बड़ा होगा। क्या होगा? क्योंकि 6 वैल्यू आ रही है, वो 4 का वस्तु थी और पृथ्वी कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। वस्तु की ऊंचाई 4 थी और पृथ्वी 6 का बन रहा है, तो बढ़ा रहा है। अब हम इसका किरणारेख बनाने की कोशिश करें। किरणारेख बनाया नहीं है, मैं किरणारेख में सवाल में कराऊंगा। प्रकाश का बर्तन चालू कर रहा हूँ, फिर किरणारेख में आपको सवाल में कराऊंगा। जब सवाल होंगे किरणारेख का याद बना दूंगा एक वीडियो। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस वक्त त्रिज्या 32 से तो आधे कर लेंगे। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे थी, बिंब 3 गुना आवर्धित। अच्छा, ये सवाल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दिया है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है? अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की दूरी कितनी दी हुई है? u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक के लिए m की वैल्यू क्या होती है? माइनस की होती है। m की वैल्यू माइनस लगाओगे, वास्तविक की वजह से वास्तविक उल्टा सेम चलता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। काय के लिए? दर्पण के लिए। m बराबर माइनस है, काय की वैल्यू है 3, 3 गुना जो है m है, ये 3 गुना, और आवर्धित जो लिखा हुआ है ये बड़ा है, और बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक और अप्रतिबिंब में माइनस का 3 आ गया। m की वैल्यू माइनस है और u की वैल्यू 2 है, तो सीधी बात है यहाँ से v निकल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर -v/u बराबर HI/HO। लेकिन HI/HO हमें पता नहीं है, तो इसको हम ज़रूरत नहीं है लिखें या नहीं लिखें, कोई टेंशन नहीं है। m की वैल्यू -3 लगाओ, माइनस v की वैल्यू कितने लगाओ पता नहीं है, u की वैल्यू लगाओ माइनस की 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 गुणा में चला जाएगा। v बराबर 10 से 30 माइनस 30 सेंटीमीटर आएगा। प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर और माइनस दिखा रहा है पीछे की ओर है। क्या है? माइनस मतलब प्रतिबिंब की दूरी पीछे की ओर 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण की ओर, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर। देख लें, नोट कर लें। प्रकाश का अपवर्तन पा जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? मैंने कहा अभी किरणारेख का सवाल आएगा, किरणारेख बनवाऊंगा मैं। किरणारेख के बच्चे बहुत पहले हैं। किसी पारदर्शी माध्यम में, जिसमें माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जैसे कांच, जल, डायमंड, हीरा, ये पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में व्यवन प्रति होता है। जब प्रकाश
कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या ये अब भी सरल रेखा चलता है? नहीं, अपनी दिशा बदलता है, अपनी देखने को जन्म होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा पेंसिल। पेंसिल पानी के गिलास में डाल दें तो ऐसा लगता है कटी हुई है। उसका प्रतिबिंब क्या है? जहाँ पानी का तल है उसके बाद वो टेढ़ी दिखाई देती है, कटी हुई दिखाई देती है कि आधा कट के जुड़ी हुई है। क्या वो पेंसिल कट जाती है? नहीं, जहाँ पर वो पेंसिल होना चाहिए थी एक्चुअल में, जैसे मान लो ये गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, पेंसिल मैंने डुबोई, ये पेंसिल ऐसी लगेगी। इसी एक्चुअल जब हाथ लगाऊंगा पानी, अगर हाथ यहाँ टच करूँ तो यही पेंसिल होगी, लेकिन प्रतिबिंब इसका यहाँ दिख रहा है, प्रतिबिंब इसका यहाँ दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी घटना ही क्या कहलाती है? ऐसी घटना ही क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? अपवर्तन। इसका एक्चुअल पाथ ये था, एक्चुअल पाथ रास्ता ये था, लेकिन रास्ता अब इसने ये तय कर लिया है। तो पानी द्वारा किसी टैंक का तल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। अगर देखें तो जब कोई मोटा कांच का स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर जाती है, प्रिंटेड, तो कांच के स्लैब के ऊपर देखने पर अक्सर उठे हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो कांच के अंदर से प्रकाश क्या होता है? उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जो जहाँ पे लिखा वहाँ नहीं है, कुछ ऊपर है। और ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने, वही वाला कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबा था तो वायु दर पानी के अंतर पृष्ठ अर्थात पानी की सतह की ऊपर सतह टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा पानी भरे किसी प्रकार से बर्तन में नींबू पार्श्व साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइड से बड़े प्रतीत होते हैं। मोटे मोटे अनुभव व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? चलिए डूबे पेंसिल मुड़े होने की घटना विचार करेंगे। पैदने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी बाहर के बाकी तुलना में बिंदु दिशा दाता प्रतीत होता है। इस कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है प्रकाश का रास्ता अलग बदल गया है। अक्षय ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं तो वो प्रतीत होते हैं। पानी तरह को अन्य द्रव जैसे केरोसिन, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल कहते हैं, तारपीन तेल प्रयोग करें तब भी पेंसिल उतनी मुड़ी दिखेगी नहीं। हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रदान करने के अब नहीं अलग अलग होगा। ठीक है, माध्यम के युग्मों के लिए इन प्रभावस्था वाले ये प्रेक्षक सूचित करते हैं और ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रकाश सही माध्यम में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना और विस्तार से कुछ क्रियाकलाप रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, दिखाई देता है। चलिए ये एक्टिविटी कर लेंगे। एक्टिविटी सिंपल है और सवाल भी सिंपल है। कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन हो गया। अपवर्तन पहले समझा दूँ अपवर्तन क्या होता है। वाइट पे जनू बेटा, ये मान लें ये वायु है, वायु, और ये है कांच। बेटा प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जहाँ पर पड़ता है उसे आपतित कहते हैं, उस पर जो लाइन खींचते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसका एक्चुअल पाथ ये होता है, थोड़ी लाइन टेढ़ी खींचिए, दोबारा खींचूँ। बेटा मान लीजिए ये प्रकाश किरण आ रही है हवा से और जा कितना रही है? ये कांच है, नीचे ऊपर वायु है, एयर, और नीचे कांच है, गिलास। इसको विरल कहते हैं प्रकाश के सापेक्ष, इससे सघन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेंस। क्या बोलते हैं? डेंस। इसे विरल को रेयर कहते हैं। रेयर माना होता है हल्का, रेयर माना होता है हल्का, और सघन माना होता है डेंसर माने घना। यहाँ वो वाला सघन नहीं है जिसमें कण बहुत भारी या हल्का होता है। यहाँ सघन से मतलब है प्रकाश की चाल जिसमें कम हो जाए वो सघन है, और प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा हो उसे विरल माना जाता है। फिजिक्स प्रकाश के अनुसार विरल सघन, ये वजन के हिसाब से सघन विरल नहीं है। वजन भारी के साथ सघन विरल अलग कहानी है, उनके हिसाब से आप नहीं समझेंगे। इनको प्रकाश की स्पीड के हिसाब से समझ पड़ता है। यह आपतित किरण कहलाती है। ये इस पर एक्सेल पाथ था, यहाँ जाती है, इस पर हमने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल 90 डिग्री पर देखा। इसे बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल अभिलंब। इसे बोलते हैं एक्चुअल पाथ, वास्तविक पथ, वास्तविक पथ या एक्चुअल पाथ, रास्ता। लेकिन ये ऐसा ना जाके थोड़ी सी मुड़ जाती है, ये रास्ता हो जाता है। इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। इसे बोलते हैं आप इंग्लिश में इंसिडेंस रे। तो अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ, देखो ध्यान से एक्चुअल पाथ था, ये था, काम आ रही है अभिलंब की तरफ।
अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ रही है? अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। अभिलंब है ना, अभिलंब है। प्रकाश किरण यहाँ जहाँ था इसको, यहाँ ने जाके कहाँ जा रही है? ये जा रही है, तो भाग रही है किधर की ओर भाग रही है? अभिलंब की तरफ भाग रही है। अभिलंब की तरफ मुड़ती है और उल्टा ही कहानी होती है सघन से विरल में। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, पारदर्शी माध्यम होती है, पारदर्शी माध्यम सघन से विरल में जा रही है, तो वह किरण उल्टी होगी। कैसे होगी? देखें, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है। लेकिन किरण क्या है? यहाँ भागेगी। क्या है? अगर ये माध्यम विरल होगा और ये माध्यम क्या होगा? सघन होगा। ये आपतित किरण और ये रिफ्लेक्टेड किरण ये होगी। क्यों होगी? अभिलंब से दूर भागेगी। अगर सघन से विरल में होगी, प्रकाश इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्रकाश की स्पीड इसकी चाल बढ़ जाएगी। ऐसा किरण होता है। अगला पॉइंट आता है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है? कांच का आयताकार स्लैब ले लेंगे, है बड़ा सिंपल बता रहा हूँ, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपके। थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, थोड़ा समझ में और आएगा। थोड़ा समझते हैं, देखें ध्यान दें बेटा। ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इसे आपतित किरण कहेंगे। इस पर हमने लाइन ड्रॉ करी ऊपर की ओर, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल। एंड ये आपतित किरण है, ये आपतन फोन होता है। इसका एक्चुअल पाथ ये था, हाँ एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन ये थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। देखें ध्यान से, इसका पाथ अब रास्ता क्या ये हो गया? चौकोर टुकड़ा है, बिल्कुल चौकोर। चौकोर का मतलब लंबाई चौड़ाई बात कर रहा हूँ, घनापकार बता रहा हूँ, घनापकार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल कोने इसके 90 डिग्री होने, तब ये कहानी होगी। फ़ोन अगर 90 डिग्री नहीं हुए, ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसके कोण 90 डिग्री होते हैं। ऐसे टुकड़े को, चौकोर टुकड़े को से कांच का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कांच का स्लैब है। अभी यहाँ पर आ गई, ये कौन सी किरण कहलाएगी? ये कहलाएगी अपवर्तित। कौन सी कहलाएगी? अपवर्तित। अब ऊपर देखिए, ये वायु माध्यम में कांच है, कांच से अभी अब कांच से कहाँ जा रही है? वायु में जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा, तो देख रहे हैं अंदर। अब क्या हुआ? अब ये इसके प्रकाश किरण ये था, इसको फिर ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसा नहीं जाके अब प्रकाश दूर भागेंगे, किससे? अभिलंब से दूर भागेगी, तो थोड़ा दूर भाग जाएगी और प्रकाश किरण असलियत में यहाँ सुल जाएगी। अगर पुरानी वाली किरण को आगे बढ़ाएंगे और इस वाली किरण को बढ़ाएंगे, तो ये हमेशा माँ बाप में समांतर होंगी। क्या होंगी? इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, बशर्ते ये फ़ोन 90 डिग्री वाले हों, बिल्कुल चौकोर हों, ठीक है। अगर थोड़ा फ़र्क होगा तो ये कहानी कुछ और हो जाएगी। मान जो है निर्गत से है, ये दोनों बाद में एक तो किरण थी आपतित, एक अपवर्तित और एक निर्गत किरण। इस विस्थापन को कहते हैं पार्श्वीय विस्थापन। पार्श्वीय विस्थापन, ये साइड बदल गई, साइड बदल रही है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस तो हुई, हटी तो अपनी जगह से, विस्थापित तो हुई, लेकिन क्या? साइड में हुई। पार्श्वीय साइड में हुई, टाइम हुई, साइड में पड़ रही। जाना ये जाना। चलिए, अब ये आपको ये सब कुछ ही इसी में लिखा हुआ जो मैंने बताया। जहाँ पर भी अभिलंब होता है उसको है अभिलंब में यहाँ पर, क्योंकि श्रवण का पता चले अभिलंब पे पहले लेगा। अपवर्तन नियम के 3 नियम, 2 नियम हैं, एक स्नेल का नियम है और एक ये परावर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश चालन परिवर्तन कारण होता है। ये एक सवाल बन गया यहाँ पर। प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से, ये परिभाषा हो गई याद आता। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम को प्रकाश करने प्रकाश चालन में अपवर्तन परिवर्तन के कारण होता है। विरोध दर्शाते हैं प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियम का होता है। परिवर्तन के नियम, परिवर्तन नहीं बेटा, ये अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन के नियम। काट के सही कर लो। पहला नियम है आपतित किरण, आने वाली किरण। अपवर्तित किरण जो जा रही थी, ये वायु है और ये क्या है? गिलास है। इससे जाने का रास्ता ये था, लेकिन ये यूँ गई। ये कौन सी है? आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तथा दोनों माध्यम पृथक करने वाले पृष्ठ के
आपतन बिंदु, ये बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की साइन जिया निश्चित रंग। प्रकाश 50 रंगों का निर्मित बना है। विबग्योर पैटर्न अभी देखेंगे। ये अलग अलग पैटर्न प्राप्त होगा, अलग रंगदारी, अलग अलग मोटाई लिखी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए जोड़े के लिए आपतन कोण साइन आई, साइन का आई लो और साइन का आर लो, साइन आई अपॉन साइन आर तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अपवर्तन कोण आर वाले के लिए। इस नियम को इस नियम का प्रदान करते हैं। ये कोण 0 से 90 के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होने के लिए केनी सत्य है। यदि आई आपतन कोण हो तो आर अपवर्तन कोण हो, तब स्थिरांक होता है, इनका मान हमेशा स्थिर रहता है। नियतांक भी कहते हैं, स्थिरांक भी कहते हैं। नियतांक मतलब नियत, और इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट रहता है। यानी एक माध्यम में मान लो एयर है, एयर से गिलास में जा रहा है, तो उसके लिए हमेशा एयर और गिलास के लिए जो आई होगा और ये आर जो होगा, इसका साइन निकालो। साइन ट्रिग्नोमेट्री निकाला होगा, नहीं निकाला होगा साइन कौन बताएंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन आई क्या होगा, इसके लिए यहाँ से खींच दो लाइन, तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये बटा ये, इसके लिए ये बटा ये बटा ये का मान जब निकालोगे साइन आई बटे साइन आर, तो वो हमेशा फिक्स आएगा, हमेशा फिक्स आएगा, स्थिरांक आएगा, नियत आएगा, कभी भी बदलेगा नहीं। स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसका है। अपवर्तनांक बेटा दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम का नहीं होगा, पहला माध्यम सही है, पहला माध्यम नहीं दूसरे माध्यम का। इसका जैसे गिलास का, मान लो गिलास में आया तो गिलास का एयर के सापेक्ष, क्या के सापेक्ष, एयर के मुकाबले, एयर के हिसाब से गिलास कांच का दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल बना, अपवर्तन के नियम, परावर्तन नहीं है, अपवर्तन के नियम क्या हैं वो लिखो। और एक सवाल बना, इसने स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं, तो सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। और एक और परिभाषा है, 5 सवाल आ गया। इस सापेक्ष अपवर्तनांक क्या करता है, दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं अपवर्तनांक। आप पहले अध्ययन कर चुके हैं, जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पर प्रवेश करती है। जब प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। एक दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले युग्म जोड़ों के लिए दिशा परिवर्तन विस्तार करते ना। चलिए अपवर्तनांक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यम प्रकाश के संचरण, बहने, चलने की अपेक्षित चाल सम्मत से आता है। ये देखा गया है कि विभिन्न माध्यम प्रकाश का अलग चालों से संचरित होता है। इस बात में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है, जो प्रकाश की चाल किसी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है, सबसे तेज चाल है। इससे तेज चाल कोई नहीं है। प्रकाश की किसी माध्यम में हो सकने वाली चाल है। निर्वात क्या होता है, निर्वात होता है वैक्यूम, स्पेस, आसमान जहाँ कोई भी वातावरण ना हो। निर्वात बगैर वातावरण का, निर्वात वैक्यूम। वायु प्रकाश चाल थोड़ी कम होती है, कहाँ से पानी में तो घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है। 2 माध्यम युग्म भी है, अपना दोनों माध्यम प्रकाश चाल वगैरह जैसे नहीं देगा। अब इन्होंने दिखाया कि एक से माध्यम 2 प्रवेश कर रही है प्रकाश, ये इसमें प्रकाश 1 से 2 में प्रवेश कर रही है। प्रकाश 2 में V2 है चाल, मान लिया इसमें चाल V2 है, इसमें चाल V1 है, या V1 V2, तो माध्यम जो होगा वो क्या होगा, 2 1 होगा, N2 1। दूसरे का पहले के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक N क्या होता है, अपवर्तनांक भी होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर N लग रहा है, म्यू नहीं लिख रहा है। आगे जब आप पढ़ोगे तो म्यू पढ़ोगे हायर लेवल पे, लेकिन यहाँ पर N पढ़ोगे, N लिख लो। पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, अगर 1 2 है तो उल्टा लिख देंगे 2/1। जाना 2 की 1 1 उल्टी है 2 1, 2 की 1 में ऊपर 1 नहीं आएगा। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा आती है, अगर
माध्यम 2 का अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। निर्वात के सापेक्ष, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु की निर्वात है तो माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। और इसमें प्रकाश चाल सी होती है, तो यहाँ पर सी क्या रहेंगे। तो निरपेक्ष अपर्तनांक किसी भी माध्यम में निकालना है तो वायु प्रकाश चाल बटे माध्यम में प्रकाश चाल। माध्यम बदल सकता है, माध्यम कांच है तो कांच में प्रकाश चाल लिख दो, माध्यम भाव में हीरा तो हीरे में लिख दो, जल है तो जल में लिख दो, क्योंकि माध्यम कोई सा भी हो सकता है, पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार जा सके। माध्यम में निरपेक्ष अपर्तनांक केवल अपर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपर्तनांक को सिर्फ अपर्तनांक भी कहते हैं। परिभाषा पूछ सकता है निरपेक्ष अपर्तनांक, 7वां सवाल हो गया। ये फार्मूला पूछ सकता है निरपेक्ष अपर्तनांक का फार्मूला क्या है, NM बराबर C बटा V होता है, जहाँ C क्या है प्रकाश की चाल है और V क्या है माध्यम के प्रकाश की चाल है। V कह लो या VM कह लो। जल का प्रकाश अपर्तनांक कितना 1.33 है और उसका करीबन 1.42 है। किसका, कांच का। कांच का ग्राउंड कांच का 1.52 है, सामान्य कांच का कितना है 1.4 के आसपास है। देखें ध्यान पे, केरोसिन का है, अलग अलग कांच का। वायु का 1.03 है और निर्वात का कितना है, निर्वात का है 1, कितना है 1। बर्फ़ का 1.3 है, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन मिट्टी का तेल का 1.44 और क्वार्ट्स माने कांच के स्फटिक होते हैं 1.43, तारपीन का तेल का इतना है, बेंजीन का इतना है, क्राउन कांच, कनाडा बालसम, खनिज नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हीरे का है 2.42, सबसे ज़्यादा सघन हीरा है और सबसे कम निर्वात या वायु है, निर्वात 1 है, वायु 1.03 है। लेकिन यहाँ से जो मैं पॉइंट पहले था था, ये आवश्यक नहीं है कि प्रकाशी सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो, यानी वो ज़्यादा भारी भी हो। उदाहरण के केरोसिन जिसका अपर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, प्रकाशी सघन है। जबकि केरोसिन मिट्टी में तैरता है वो कम भारी होता है, मिट्टी का तेल कम भारी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केरोसिन का, पूछा जाता है कि केरोसिन जल से अधिक भारी है, अधिक सघन है, परंतु जल की अपेक्षा जल की प्रकाश सघन बता रहा, प्रकाशित सघन है। जबकि ये जल के ऊपर तैरता है, ऐसा क्यों? जल के ऊपर तैरने की वजह है कि वो सघन द्रव्यमान के हिसाब से, द्रव्यमान घनत्व ज़्यादा है लेकिन प्रकाशिक मात्रा को ज़्यादा मोड़ता है, इसलिए प्रकाशिक सघन ज़्यादा है, ज़्यादा विचलित करता है, ठीक है, विचलन लाता है। तो ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़्यादा भारी है माध्यम तो वो सघन भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा सघन सिर्फ इस आधार पे है कि वह कैसे मोड़ता है, किसको, प्रकाश को कितना विचलित करता है, कितने गुना। किसी माध्यम प्रकाश को अपवर्तन करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी मापा जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संप्रकातार्थ कॉनोटेशन होता है। ये द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। अलग करने वाला, इस अध्याय में हम विरल माध्यम, सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ हमेशा प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। समझ में आ गया? मैंने पहले ही बोला था शुरुआत में कि प्रकाशिक सघन ज़्यादा बैठे हैं। सघन अगर आप कह दोगे, सघन का मतलब भारी हो जाएगा, चूज करा। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संप्रकातार्थ, प्रक सन माना होता है मिला के, प्रक माना अलग होता है, अर्थ, ठीक है, कनोटेशन होता है। कोई माध्यम दूसरे माध्यम अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दो माध्यम तुलना का समय अधिक अपवर्तन वाला माध्यम दूसरे अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, दूसरा कम अपवर्तन है। तो चल बढ़ते थे अभी वर्ड, सिंपल वही बातें बता रहा है जो बताई नहीं अभी।